ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो अपना वेट, एवरी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो उसका वेट लगता है किस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी फोर्स लग रही है ना mg, W इक्वल्स टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी नॉर्मल रिएक्शन। याद बताया था मैंने कि अगर आप एक बुक को अभी भी अगर चाहते हो तो चेक करके देख लो, अगर मैं बुक को ऐसे पकड़ के रखूं और मैं चाहता हूं बुक रेस्ट पे रहे तो मुझे लगातार अपने हाथ से उस पर फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो बुक नीचे, यानी बुक को कोई नीचे खींच रहा है, बुक को कोई तो नीचे खींच रहा है, तो मुझे उस फोर्स को, नीचे वाली फोर्स को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे नीचे से अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो बुक एक जगह स्टेबल रह पाती है। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कहीं दिख रहा है क्या? मैंने धक्का लगाया हुआ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, मैं जस्ट उसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, रखता हूं ना, इट मीन्स मेरी फोर्स का है, वेट कहां लगता है? बिल्कुल नीचे, तो मेरी फोर्स उसके बिल्कुल ऊपर लगेगी, तभी दोनों फोर्स क्या हो जाए पाएगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तभी वो बुक कहां पे रहेगी, रेस्ट पे। अगर मेरी फोर्स बढ़ गई तो बुक ऊपर चली जाएगी, और बुक की जगह मैंने इतना बड़ा पत्थर रख दिया तो उसकी फोर्स ज्यादा, तो मेरा हाथ नीचे चला जाएगा। ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितनी है? जीरो, भाई जो यहां पे रखा हुआ है। अब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, mg तो हमेशा लगता है, वेट तो हमेशा, बुक रखी हुई टेबल पे, इसका वेट लग रहा है, अगर खाली इसी की फोर्स होती थी टेबल के अंदर से निकल के नीचे अर्थ पे गिर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गिरी, इसका मतलब कोई इसको रोक के रखा है, इसकी वेट की फोर्स को कोई कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है। कौन कर रहा है? ये टेबल कर रही है। किस तरफ न्यूट्रलाइज कब होगा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिखा कल हमने, बताया था ना डायरेक्ट फोर्स की हमने क्या लिखा है, यूनिट लिखी, डायमेंशन आगे लिखाऊंगा जब न्यूटन से लोग बता दूंगा, तो जब डायमेंशन भी आ जाएगी, जबकि हम पढ़ चुके डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन वाली। ठीक है ना? तो बेटा फोर्स एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन में लगती है। मैं कहता हूं 10 न्यूटन फोर्स किसी तरफ तो होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, किसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगी 10 न्यूटन की। तो बेटा फोर्स वेट लग रहा है हमेशा नीचे की तरफ, तो उसको खत्म करने के लिए उसकी अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। हमने पढ़ा वेक्टर में, वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट जीरो कब होता है? कि अगर एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट में उतना ही वेक्टर लगे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? मैं पूछूं ए प्लस बी, दोनों को ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो करके करते हैं क्या? या फिर सामने दिख रहा है इसमें तो जीरो में जितना ये उतना ये, एक दूसरे क्या कर दिया, कैंसिल, रिजल्टेंट कितना? जीरो। क्यों दिख रहा है? ए इक्वल्स टू बी, बट अपोजिट जीरो के ना, बी इधर आएगा, ए बी इक्वल्स टू जीरो, आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, जो मुझे नहीं दिख रहा लेकिन लग रही है, वरना अगर नहीं लगती तो बुक टेबल के अंदर अपने आप चली जानी, लेकिन नहीं गई, तो उस फोर्स को बोला गया बेटे नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला गया उसको? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस होता है उसके 90 डिग्री लिखती है, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है जनरली परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो कोई भी सरफेस है, देखो अगर मेरे पास एक सरफेस है ये, उस पर बुक रखी है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक सरफेस है बेटा ये, उस पर बुक रखी है यहाँ पे ये, तो नॉर्मल कहाँ होगा दोनों में? नॉर्मल लगा कौन रहा है? ये बुक नॉर्मल नहीं लगा रही, अभी बुक नॉर्मल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट, ये वाली बुक नॉर्मल नहीं है, बुक तो अपना वेट लगाएगी, तो इसका वेट कहां लगा बच्चे? इधर। इसका वेट कहां लगा? वो भी इधर, इधर नहीं चला जाएगा वेट इसका बच्चे, वेट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही रहेगा। भले मैं ऐसे टेढ़ा हो जाऊं तो भी सेंटर की तरफ ही मेरा वेट रहेगा, मैं सीधा रहूं तो भी, और लेट जाऊंगा तब भी। तो ये बुक को हमने शेप चेंज कर दो, लेकिन इसका जो वेट लगेगा वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा बेटा? ये सरफेस इस पे नॉर्मल बनाया 90 डिग्री, ये 90, आप ये मत कहना सर इसका, अब ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ। अब आपके अकॉर्डिंग तो कैंसिल हुआ ही नहीं ना, नहीं हुआ, मैं भी कह रहा हूं नहीं हुआ। तो क्या स्लोप पे बुक रखता हूं तो बुक नीचे की तरफ फिसलती है क्या?
बुक नीचे की तरफ फिसलना स्टार्ट कर देगी ना, ये नीचे फिसलना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब फोर्स का कुछ पार्ट पूरा कैंसिल तो हुआ नहीं, कुछ पार्ट बच गया जो उसको नीचे ले आया। इस mg का कुछ पार्ट, यहां तो पूरा mg इस नॉर्मल ने खत्म कर दिया। बुक ना ऊपर जा रही ना लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रही, दिख रहा है वहां से, इधर आ जाकर नहीं दिख रहा था वहां से। और यहां से देखो mg के सामने तो है ही नहीं, इक्वल एंड अपोजिट तो हुआ ही नहीं, तो कैंसिल तो नहीं कर पाएगा mg को पूरा, यानी कि mg का कुछ पार्ट बच गया, तभी तो बुक स्लोप से ऐसे फिसलते हुए नीचे आ गई। बिना फोर्स के तो कोई चीज नहीं चल सकती, यानी कोई तो फोर्स है, कौन सी? ग्रेविटेशनल। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की वजह से स्लोप पे आ रहा है ना, अभी आएगा ये तो फिर भी इसी में, बस थोड़ा सा समझो। नॉर्मल रिएक्शन बोले तो ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। किसके? बच्चे जिस सरफेस पे रखे हो वो सरफेस लगाएगा, जैसे ये सरफेस है इसका, ये सरफेस, इसका ये वाला सरफेस लगा रहा है 90 डिग्री बुक पे, या जो भी सरफेस इसके ऊपर रखा उस पे 90 डिग्री पे लगा। क्लियर? पता चला बच्चे? याद रहेगी ये चीज। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? द फोर्स जो किसी सरफेस लगाएगा वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा। डेफिनेशन लिखी थी हमने लास्ट टाइम, नहीं लिखा? चलो आज लिखो नॉर्मल रिएक्शन। लिख लो, हेडिंग लिखो बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन। हम ग्रेविटेशनल पढ़ चुके थे, आज पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। लिख लिया हेडिंग? लिखी थी क्या डेफिनेशन में? हाँ वही परपेंडिकुलर होगा, वही यही है इसकी डेफिनेशन में। सिर्फ नॉर्मल फोर्स है, एक ये फोर्स है, फोर्स की डेफिनेशन मैं जानता हूं किधर लगती है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हम लिख चुके हैं, लाइन लिख चुके हैं ना ये। अब एक लाइन और लिख लो इसमें, फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वो भी लिख लिया था। अब वो यहां से प्रूव हो रहा बेटा, मैं कहता हूं ये नॉर्मल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसने बताया कभी भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये बुक इस पे लगा रही है तो कोई ना कोई बुक के ऊपर रिएक्शन कर रहा होगा। बुक ने टेबल पे एक्शन किया अपना वेट से, टेबल भी तो उल्टा रिएक्शन देगा ना उसको। अब मान लो मैंने इतना बड़ा इसके ऊपर स्टोन रख दिया, भाई स्टोन पे इसका मास ज्यादा है, इसने इसके ऊपर अपना mg लगाया, कैपिटल mg। टेबल ने अपना रिएक्शन दिया, 100% दिया, लेकिन टेबल का रिएक्शन कम रह गया, टेबल का रिएक्शन कम रह गया। टेबल ने इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाया, लेकिन टेबल का रिएक्शन कम था, तो टेबल टूट गई और ये स्टोन कहां गया? ग्राउंड पे, सरफेस पे। लेकिन थे तब भी कितने? 2। तब भी कितने थे? अब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रख दूं, अर्थ पे रख दूं, उस पे कितनी फोर्स? कोई ऑब्जेक्ट को मैंने सरफेस, या फिर टेबल हटा दी, मैंने इस बुक को उठा के नीचे जमीन पे रख दिया, कितने फोर्स? एक तो हमेशा रहेगी उसका वेट। मैं खड़ा हूं, क्या मेरा वेट नहीं लग रहा नीचे? और वेट लग रहा है, यानी कि एक फोर्स तो लग रही है, तो दूसरी तो 100% है। कौन लगा रहा है? सरफेस, अर्थ अपोजिट ऊपर की तरफ लग रही है, हमेशा लग रही है बेटा। सिंगल फोर्स हो ही नहीं सकती, सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया बेटा, क्योंकि ये पढ़ेंगे काम आए। अब आता है थर्ड वन, टेंशन, जो अपने को बहुत होती है फिजिक्स सुन के, होती है ना निहार? सच बताना, फिजिक्स का नाम सुन के टेंशन होती है ना? होती है। अरे सच बोल, मेरे को तो होती थी, अभी तो कम हो गई पढ़ाते पढ़ाते, पहले बहुत होती थी। जब फिर फिजिक्स आया, ओहो टेंशन हो गई बहुत बड़ी, कैसे करेंगे? तो ये वही टेंशन है बेटा, लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं लगेगी। ये टेंशन का एक एग्जांपल दूंगा आपको। मान लो मेरे पास 2 पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है। बेटा मैं इन दोनों पोल के बीच में एक थ्रेड से बांध दूं, तो आपने देखा पोल थोड़े से ऐसे बेंड हो गए
इधर की तरफ। देखा भाई, अगर मैं पोल मान लो ये नहीं याद, मैं अपने पोल को लिया, मैंने अपने घर पे एक रस्सी बांधता हूँ, कपड़े सुखाने के लिए यूज करते हैं ना, तो मैंने ग्रिल पे बांधा, कई बार देखा नहीं वो ग्रिल मेरी मुड़ जाती है, ग्रिल टूट जाती है अगर थोड़ी हल्की हो तो। मैंने उसके ऊपर क्लोथ रखा तो ग्रिल थोड़ी सी बैंड हो गई। क्यों भाई? बिना फोर्स के तो कुछ हो नहीं सकता, बिना फोर्स के तो कुछ होगा नहीं, यानी कोई तो उसको खींच रहा है ग्रिल को, कोई तो ग्रिल को खींच रहा है। तो बच्चे अब किसी ऑब्जेक्ट को जब टाई करते हैं, बांधते हैं, यहाँ पे इसको बांधा, तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस थ्रेड पे, इस रोप के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? रोप लगाएगा। कभी देखना जितने इसमें इसको जितना टाइट करता रहूंगा रस्सी को, ये उतना ज्यादा ऐसे बैंड होता रहेगा, यानी कि बैंड कौन हो रहा है? पोल हो रहा है। तो ये रस्सी इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, बच्चे इसको बोलते हैं टेंशन। रस्सी में टेंशन आई ना, टूट सकती है ना, ये टेंशन के मारे टूटती नहीं, ज्यादा हार्ड कर दूं तो। देखा नहीं है? तो मैं इसको बहुत हार्ड करके बांध दिया तो टूट जाएगी बीच में से। अरे देखा कि नहीं देखा? ये प्रैक्टिकल है बेटा, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन है, कभी भी बांध के देख लेना। मैं एक यहाँ पे बांधू, एक यहाँ पे बांधू, और दोनों करूँ तो ये यहाँ से कील जो लगी वो बाहर निकल के आ जाएगी। क्यों आएगी? कोई उसको खींच रहा है, किसके गए? वो कभी नीचे जा रही है, किस तरफ निकलेगी वो? जिस तरफ थ्रेड है, रोप है, ठीक है ना। स्ट्रिंग बोल देते बच्चा, हम टेक्निकल वर्ड में ना रोप बोलेंगे ना थ्रेड बोलेंगे, हम इसको वर्ड देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है, रोप भी, थ्रेड भी, वायर भी, सब आ जाते हैं। कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से बांध दूं तो मुझे जिस एंड पे स्ट्रिंग बांधा गया वहां पे उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगी बच्चे, उसको नाम दिया गया टेंशन। क्या नाम दिया गया उसको? टेंशन। अगर ये ध्यान हो तो आपको ये जो स्ट्रिंग है, काफी बड़े बड़े वायर्स देखे हुए, बड़े बड़े पोल हैं, वो वायर्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते रहते हैं। अगर ये टेंशन ना होती, अगर टेंशन नहीं होती, तो जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े टावर्स देखे आपने, जो अपने पास ट्रांसमिशन लाइन के टावर्स होते बड़े बड़े वाले, इतने बड़े क्यों बनाते भाई? एक सिंगल हल्का सा पोल लगा के छोड़ देता। वो इतना बड़ा हैवी स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि पता है कि उसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, स्ट्रिंग अपने आप से तो फोर्स लगाती नहीं, स्ट्रिंग अपने आप से तो फोर्स लगाई नहीं, स्ट्रिंग को कौन नीचे खींचेगा? उसका वेट। स्ट्रिंग को कोई वेट खींच रहा है तो स्ट्रिंग किसको खींचेगी? टावर को, टावर को। तो बेटा अगर मैं वहां पे हल्के फुल्के टावर लगा दूं तो पता चला लगा के हटनी उससे पहले तो टावर टूट गया, वापिस ऐसे बैंड हो गए दोनों। तो वहां पे इसलिए इतने बड़े हैवी मटेरियल्स के टावर लगाए जाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जो ब्रेक ना हो, जो बेंड ना हो। इस वजह से बच्चे, इस वजह तो थोड़ा सा आइडिया है। ये टेंशन हर जगह, जरूरी नहीं वहां पे है। मैं यहाँ पे भी एक थ्रेड बांध दूं तो भी टेंशन आई। क्यों? जो बीच में स्ट्रिंग लगेगी उसका वेट हमेशा नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो ये दोनों तरफ से टाइट होगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो दोनों तरफ से टाइट होगी, दोनों तरफ अपना फोर्स। और दोनों तरफ टेंशन एक तरफ नहीं लगती, जहां जहां पे वो देखो, ये यहाँ पे भी इस पोल को भी अपनी तरफ खींचेगी, इस पोल को भी अपनी तरफ खींचेगी, तो बच्चे टेंशन दोनों एंड पे रहेगी। जिस जिस एंड को बांधा गया उस एंड पे रहेगा, ये नहीं है कि खाली एक एंड पे लग के रहेगा। इस साइड का अगर कोई भी अगर अपने पास नेल लगा वो बाहर आएगा तो इस साइड का नेल भी तो बाहर आ सकता है। दोनों ही नेल जिस बात जहां पे रस्सी बंधी हुई, स्ट्रिंग बंधी हुई, उसी पे जो टेंशन लगती है वो बाहर की तरफ लगेगी। कहां पे? जिस पॉइंट पे टाई कर रखा है, बांध रखा, उससे बाहर की। तो थोड़ा सा पता चला बच्चे, आइडिया आया क्या होता है। आप इस पे लटक जाओगे तो इस स्ट्रिंग के साथ आपका वेट भी लग जाए, स्ट्रिंग के साथ आपका वेट, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी टेंशन, ऑब्वियस सी बात है। वेट बढ़ गया, फोर्स बढ़ गई, तो ये इस पोल को ज्यादा खींचेगी, और रस्सी जल्दी टूटने की चांसेज है। ये जो ग्रिल लगी है उसको ज्यादा बेंड होने के चांसेज है। एक और आपका फ्रेंड उसके साथ वहां पे लटक गया तो और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। तो पता चला टेंशन किससे है? वेट। मैं क्या खींच रहा हूँ क्या उसको लटकने के बाद? अरे मुझे कोई खींच रहा है, ग्रेविटी मेरे वेट से। कोई हैवी लटकेगा तो ज्यादा वेट है, मैं तो हवा में हूं, तो मैं तो अगर हैवी होगा तो वेट ज्यादा, ज्यादा टेंशन।
कम वेट तो कम टेंशन, यानी कि वेट एक फोर्स है, वो कहां लग रही है, नीचे की तरफ, और यहां से दोनों एंड से उसको क्या कर रही है, टेंशन, फोर्स लग रही है। थोड़ा सा आइडिया आया, चलो लिखो इसमें 2-4 लाइनें टेंशन में। और टेंशन ये लिख लो, बिटवीन लिख लो, टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे वो दोनों कॉन्टेक्ट हुए, जिसके साथ उसको बांधा गया। अब इस स्ट्रिंग में बेटा रोड, चेन, थ्रेड, वायर सब कुछ आ गया। स्ट्रिंग, ये टेंशन बिटवीन, क्या लिखा हमने, टेंशन बिटवीन, अच्छा, इज द आउटवर्ड फोर्स, इज द आउटवर्ड फोर्स at the point of contact, at the point of contact, भाई क्या होता है टेंशन, मेरे पास स्ट्रिंग में पॉइंट शिफ्ट, कौन सा पॉइंट कॉन्टेक्ट और अपने पास स्ट्रिंग दोनों के बीच में, बाहर की तरफ, कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के, हमेशा बाहर की तरफ अप्लाई होती है। अम्ब्रेला देखते हैं हम, अम्ब्रेला ओपन करते हैं बाहर की तरफ खुलता है, जहां से मैंने पकड़ा उससे बाहर खाता है, तो सेम यही है, जो जहां से इसको पकड़ा हुआ है उससे बाहर की तरफ निकलेगा। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, कभी कभी वर्ड देखोगे आप, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, जैसे अम्ब्रेला खोला, अम्ब्रेला बाहर की तरफ गया, तो टेंशन भी बेटा बाहर की तरफ है, तो टेंशन हो गया। अब ये वायर है, एक ही वायर है ना, तो यहाँ पे जितनी टेंशन है बच्चे, ये वायर में टेंशन को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेंशन टी है, तो बेटा इस वायर में सेम वायर है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी है। ये नहीं है कि यहाँ वाले पोल को तो ये थोड़ी ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, यहाँ वाले पोल को ज्यादा फोर्स से खींचेगा, नहीं, दोनों तरफ वो सेम फोर्स लगेगा। ये स्ट्रिंग इसको जिस फोर्स से खींचेगा उतनी फोर्स से इसको भी पुल करेगा, दोनों को सेम। यानी कि अगर एक वायर है तो उसमें स्ट्रिंग टेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम। लिखो बच्चे नेक्स्ट लाइन, द टेंशन remains same for the same string for the same string। अब दूसरी चीज देखो, मान लो एक तो ये हो गया मेरे पास, मैंने क्या किया, अब ये दो तरफ बंधा, मैं एक सिंगल केस लेता हूं बेटा, ये पॉइंट को मैंने इस मास m को यहां से एक स्ट्रिंग के थ्रू बांध दिया। मैंने सीलिंग पे, जैसे फैन मेरा सीलिंग पे बंधा हुआ है, फैन क्या करता है, हमेशा नीचे निकलने की कोशिश करता है, नहीं करता है। जो फैन की जो अपने पास जो आयरन रोड है उसमें टेंशन है कि नहीं है, चलो उसकी जगह मैं वायर बांध दूं, आपने देखा उस वायर को कभी हाथ लगा के देखो, वो बहुत हार्ड रहेगा, ऊपर से अगर थोड़ा सा हल्का सा तो निकल के नीचे गिर जाएगा। यानी कि कहां लग रही टेंशन बेटा, यहाँ टेंशन लग रही है ना। अब किस तरफ, क्योंकि mg कहां लग रहा है, नीचे, तो इस पॉइंट, अभी mg भूल जाओ, सिंपल जो पूछ रहा है वो याद रखो, इस पॉइंट पे ये बनी हुई है, तो टेंशन कहां है बच्चा, यहां पे। तो अरे इसको भी तो ऊपर खींच के रखा हुआ है ये, अरे इस मास को भी तो ऊपर बांध के रखा हुआ नहीं इसने, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं वेट लग रहा है, क्या लग रहा है इस पे, वेट लग रहा है mg। एक ही फोर्स होती तो नीचे नहीं गिर जाता, कोई तो इसको खत्म कर रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन तो आया नहीं, टच में ही नहीं है कोई किसी के। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब कोई दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में हो, यहाँ तो दूसरा सरफेस नहीं है। अरे इसको खत्म कौन कर रहा है फिर, जिसकी वजह से ये एक जगह टिका हुआ है, तो कौन सी फोर्स है वो, ये टेंशन। वही चीज रिपीट करो, फोर्स कभी एक नहीं होती, अगर सिंगल फोर्स होती तो ये नीचे गिरना चाहिए था 100% फोर्स की डायरेक्शन में, बट ये तो रुक गया, तो यानी कि कोई तो फोर्स इसको खत्म कर रही है mg को, तो उसकी उल्टी होनी चाहिए। उल्टा है कौन, थ्रेड, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या लगी वैसे, टेंशन ऊपर। अरे ये इसको ऊपर खींच रहा है, ऊपर वाले सीलिंग से भी ये नीचे खींच रहा है ना, दोनों काम हुए कि नहीं हुए।
अगर मैं यहाँ पे इतना बड़ा मास लटका दूं तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये mg ज्यादा हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रिंग आई, हर एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन लिमिट हो सकती है, होती ही है। भाई कोई कितने पे टूटता है, कोई हो सकता है इतने बड़े वेट को कैरी कर ले। बड़ी बड़ी क्रेन्स है, उनमें आपने देखा कि वो वायर्स यूज करते हैं एल्यूमिनियम के या अपने अलॉयज के वायर यूज करते हैं, एक नहीं मल्टीपल वायर्स यूज करते हैं, 2 3 5 10 वायर यूज करते हैं। क्यों? हैवी वेट को उठाना है तो उनको उतनी ही टेंशन यहाँ पे वो कैरी कर सके। अब मान लो 10 वायर की वजह मैं एक वायर लिया और बहुत बड़े वेट को उठाऊंगा तो वो वायर तो ब्रेक होगा ही होगा। तो वो लोग भी जब ये डिजाइन करते हैं ना बेटा, क्रेन बनाइए, वो कहते हैं ना ये 5 टन को उठा सकती है। इट मीन्स उसने जो वहां पे मटेरियल यूज किया है, जो उसको उठा रहा है, उसकी जो स्प्रिंग्स वगैरह बनाई है बच्चे, वो 5 टन तक टेंशन को आराम से बियर कर सकती है। अगर उसको 10 टन का वेट उठाने को बोले तो उठा पाएगा क्या? ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें क्यों देखो जरूरी क्यों हुई, तो क्रेन बनाया जा रहा है वहां पे भी ये चीजें सोचनी पड़ी। अदरवाइज तो मैं एक छोटी सी थ्रेड भी यूज कर लूं। क्यों नहीं किया ये? इस वजह से। स्ट्रिंग के बारे में आइडिया है। अब एक तो ये है, मैं इसको स्लाइटली चेंज करता हूं कि मान लो ये मेरे पास सरफेस, मैंने एक मास ये लेके आया, मैं बड़ा सा बॉक्स जिसका मास m है, मैंने इसको यहां से बांध दिया, इस वायर से बांध दिया, और मैंने इसको क्या किया बच्चे, इसको यहां पे भी बांध दिया। कर सकता हूं ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक यहां पे मान लो सीलिंग पे लिया, यहां से बांधा और उस वायर को इससे बांध दिया, कर सकता हूं। ये यही काम किया। ये जो ऐसा सरफेस बनाता हूं ना, इसका मतलब ये क्या है, कोई सरफेस है जो स्टेशनरी है, हिल नहीं रहा है। जो ये लाइन बना के छोड़ देते ना, इसका मतलब ये फिक्स है, इट मीन्स फिक्स सरफेस। तो मैंने इस मास को इस ऊपर वाली सीलिंग से बांधा और फिर उसको मैंने दीवार से, विंडो से बांध दिया। क्या ये ऊपर वाले को नीचे की तरफ खींचेगा? टेंशन लगेगी ना। तो बेटा इसमें भी टेंशन होगी, बिल्कुल होगी। ये इसको भी ऊपर खींचेगा, टेंशन, तभी तो ये रुका है। क्या इसमें टेंशन होगी? हाँ भाई, ये बंधा है यहाँ पे तो 100%, ये यहाँ पे भी है तो 100%। अब दो अलग अलग स्ट्रिंग है, तो क्या जिस फोर्स से ये उसको ऊपर नीचे खींचेगा, क्या उसी फोर्स से उसको खींचेगा? क्या अलग अलग हो जाएगी। अभी तक मैंने लिखा था कि अगर एक वायर है तो टेंशन सेम है। अगर वायर स्ट्रिंग अलग अलग हो जाए बच्चे, अगर इसमें टेंशन T1 है तो इसमें टेंशन T2 रहेगी, अलग अलग टेंशन रहेगी। अगर स्ट्रिंग अलग हो गई तो टेंशन भी, अरे वायर ही अलग हो गया। अगर एक ही रहेगा तो हमेशा फोर्स सेम रहेगी, सॉरी टेंशन एक फोर्स सेम रहेगी। बट अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ तो टेंशन भी चेंज हो जाएगी। तो इसका एक और एग्जांपल आने वाला अपने पास। पुली सिस्टम सबने सुना है? ये एक पुली है जो ऐसे रोल कर सकती है। मैं एक वायर लेके आया, इसके ऊपर से ऐसे लगाया और इसके दोनों तरफ 2 मास लगा दिए, एक ये भी M मास और ये भी M, दोनों सेम मास। ये पुली है जिसमें से मास ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, ये घूम सकती है। ये पुली ये घूम सकती है ऐसे। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने एक वायर से इसको बांधा है, क्या ये स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है ना। क्या इस पे टेंशन होगी? क्या बच्चा, कहां कहां टेंशन होगी बता दो जरा, कहां कहां टेंशन होगी? थोड़ा समझ आए? भाई पुली समझ आ रही है? ये मैंने रख दिया, इसके ऊपर से वायर लगाया तो ये पुली ऐसे ऐसे घूम सकती है। अब ये दोनों मास बराबर तो रुक गए यहाँ पे। अगर ये ज्यादा होता तो ऐसे घूम जाती, ये नीचे चला जाता, ये ऊपर चला जाता। होता कि नहीं होता? अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, इस पे 2 फोर्स तो लग रही है। इस पे भी क्या लग रहा है? नीचे इसका वेट। इस पे भी नीचे कौन लग रहा है? इसका वेट। अब मुझे टेंशन बता दो आप लोग, क्या होनी चाहिए सिद्धार्थ? स्ट्रिंग में किधर होगी? डायरेक्शन बता बेटा। ये लो सही। क्या T लिख दूं यहाँ पे? और कहां पे होगी? यहाँ पे। चलो यहाँ पे भी कितनी, क्योंकि वायर एक ही है। क्या कोई और टेंशन होगी? क्या सोचो सोचो थोड़ा बहुत, देख रहा बच्चे, देखो समझो, इमेजिन करो इस चीजों को। तो ये सामने ऐसा कुछ रखा हुआ, तो क्या कहीं और टेंशन लग रही है?
क्या कोई और किसी और को खींचता हुआ दिख रहा है क्या? क्या ये दोनों मिलके इस पुली को नीचे नहीं खींच रहे क्या? अरे भाई, इस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग गई हुई तो पुली को नीचे नहीं खींचेंगे क्या? अरे पुली ने इसको रोक के रखा है, पुली नीचे, पुली को यहां से हटा दूं, धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगी पुली, यानी कि कोई तो पुली को नीचे खींच रहा है। तो बेटा ये कॉन्टेक्ट है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ये कॉन्टेक्ट में है। पहले बताओ ये कॉन्टेक्ट में है कि नहीं? अरे ये दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई है। फिर ये T1 ऊपर लग रहा है तो ये T1 कहाँ लगेगा? T नीचे नहीं लगेगा, यहाँ पे T नीचे नहीं लगेगा। इस पुली पे कितनी टेंशन लगी? पुली पे टेंशन कितनी? 2 टेंशन लग रही है। ये मास भी इसको पुली को नीचे लेके जाना चाहता है, ये भी नीचे लेके जाना। कितनी टेंशन? पुली पे कितनी टेंशन बेटा? कुछ अलग नहीं कर रहा। क्या पुली के साथ कांटेक्ट में नहीं है क्या ये वायर? क्या पुली को नीचे नहीं लेके जाना चाहता दोनों मास? हाँ या ना? लेके जाना चाहता ना? क्या पुली पे टेंशन नहीं लगी? फिर कौन लगा रहा है? वायर ही तो लेके जा रहा है। वायर जिससे कांटेक्ट, जिस पॉइंट से कांटेक्ट में, उसी को तो दूर खींचेगा, और दूर खींचा। अब आपसे कोई पूछ लिया जाता है इस पे फोर्स कौन कौन सी? आप कहोगे इसका वेट और एक टेंशन, 2 ही लग रहे इस पे फोर्स कौन सी? एक इस पे वेट और एक टेंशन। इस पे फोर्स कौन सी? किस तरफ? बता चलो ना बच्चे। एक नई चीज आई, इसमें टेंशन की बात कर रहा हूं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक तो अगर टेंशन स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी सेम रहेगी। दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन हमेशा सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो मेरी टेंशन भी चेंज हो जाएगी। वो जरूरी है कोई ज्यादा हो कोई कम हो, कोई गारंटी नहीं कि ये बढ़िया ये छोटी है, कुछ भी हो सकता है। दोनों में चेंज हो, लेकिन हाँ चेंज मिलेगा, चेंज मिलेगा। लिखो फिर, नेक्स्ट लाइन लिखो बच्चे। टेंशन चेंजेस when string change, when string change। हाँ बच्चा ठीक है, पुली वाला थोड़ा आइडिया है, क्योंकि इस पे बहुत बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। पुली के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनने वाले, तो थोड़ा अभी भी डाउट हो तो बताना। प्रतीक क्लियर है बेटा? चलो अब एक, चलो बता दो फिर, अगर क्लियर ही हो गया तो एक चीज मुझे। ये अपना सरफेस के ऊपर एक मास रखा हुआ है m, और मैं इस मास को इस तरफ एक स्ट्रिंग से पुल कर रहा हूं, तो क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी? मैं इस मास को इस तरफ इस स्ट्रिंग से खींच रहा हूं, होगी? अरे भाई खींच रहा हूं, अगर इसको मैं खुला छोड़ दूं तो यहीं गिर जाएगी, फिर कोई टेंशन थोड़ी ना है। अब मैं इसको पुल कर रहा हूं, समझ जाना पुल का मतलब। तो यानी कि स्ट्रिंग में कुछ तो खिंचाव आएगा, टेंशन मीन्स खिंचाव। अब समझ रहेगा टेंशन मतलब, ठीक है? तो बेटा ये क्या है, यहां से इसको खींच कब पाएगा? जब कोई इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा। अरे ये इस तरफ चलेगा क्यों? जब कोई इसको इस तरफ खींचेगा तो यहाँ तो कौन है? स्ट्रिंग लगी हुई है, तो स्ट्रिंग कोई तो फोर्स लगेगा। कौन सी फोर्स से खींचेगी? इसमें कौन सी फोर्स? टेंशन वाली फोर्स लगेगी, ठीक है ना? तो इसमें भी टेंशन हो सकती है। तो अब ये टेंशन वाली बात चल रही, किसमें टेंशन आ रही है? यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है। अगर कोई मास उससे लटका दिया, किसी मास को पुल किया, या किसी दोनों तरफ एंड पे बांध दिया, तो जो उसमें टेंशन आई, जो उसमें खिंचाव आया, वो दोनों तरफ से आ रहा है। कहां पे आता है? हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, बाहर की तरफ, जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे बाहर आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बाहर अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, ठीक है? याद रहेगी चीजें। तो तुम नेक्स्ट करते बच्चे FBD।
लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। अपनी बुक में नहीं, अपनी बुक में तो बहुत आगे से स्टार्ट किया हुआ है, ये जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं जो काम में अभी आ जाएगी। FBD फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म है इसकी FBD। अब अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, होता क्या FBD, पहले सुनो। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है, हमें उस बॉडी की सिर्फ फोर्स दिखानी है डायग्राम में, उसको नाम दिया फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे उस सिर्फ बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स को दिखाओ और बॉडी को जस्ट एक पॉइंट बता दो, जस्ट एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो। एक बॉडी लेके आए, हमने उसको यहां पे प्लेस कर दिया M। निहार कोई फोर्स लग रही है इस पे, ये यहाँ पे रखी हुई है आराम से, क्या इस पे कोई फोर्स लग रही है? वेट वाली फोर्स लगेगी, बिल्कुल सही। कहां लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। कोई और भी फोर्स होगी क्या इस पे सिद्धार्थ? नहीं होगी। नूरेन? नहीं। प्रतीक? अरे सिंगल फोर्स हो ही नहीं सकती, कितनी देर से बोल रहा हूं मैं। अरे ये किसी के साथ कांटेक्ट में तो है, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो है, क्या ये सरफेस इसके ऊपर उल्टी फोर्स लगाएगा? अगर नहीं लगाता तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है हमेशा उस फोर्स डायरेक्शन में चलता रहता ना, अकेली फोर्स नहीं होती। तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चे दो फोर्स लग रही है, तो इसका FBD बनाना है। मैं इस मास को एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं M। अब इसकी जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन के साथ फोर्स दे दो। मैं लिख दूं इसमें नीचे mg, ऊपर n। दिस इज कॉल्ड FBD। किसका? इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, विच इज प्लेस्ड ओवर ए सरफेस, देन वी हैव टू ड्रॉ द FBD ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये बन गया। क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट बताओ, कि मुझे ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, उसका साइज कैसा मेरे को कोई लेना, मुझे सिर्फ उस पे लगने वाली फोर्सेज बताना है। तो ऑब्जेक्ट को दिखाओ पॉइंट मास से, और उसके ऊपर सारी की सारी फोर्सेज लग रही है, वो एक विद डायरेक्शन, फोर्स बोले तो डायरेक्शन के साथ उसके ऊपर शो कर दो, वो बन गया अपने पास FBD। लिख लो चलो इसी लाइन में। A diagram showing all the external forces acting on an object is called free body diagram. Is called free body diagram. नेक्स्ट लिखो बच्चे। Assume body is a point mass. Assume body is a point mass. ठीक है। अब बेटा आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, याद है? हमने जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया 3 पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कहां से करता हूं। अलग अलग चीजें ना, अगर मैं बोट में बैठा हूं, मैं खुद रिवर में ही चल रहा हूं, तो क्या मुझे वो वैसा दिखाई देगा? रिलेटिव वेलोसिटी जब मैंने पढ़ी थी, याद हो, मैं एक कार के अंदर हूं और मैं दूसरी कार को देख रहा हूं, तो मुझे उसकी स्पीड अलग लगी, और मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं, मैं उस कार को देखूं, क्या दोनों को सेम स्पीड दिखेगी क्या? तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं उस किसी ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व करता हूं।
अब मैं यहाँ पे दो फ्रेम बताने वाला हूं बच्चे। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन लॉ में लिखाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। इनर्शियल का मतलब क्या होता है बच्चे? रेस्ट वाला। इनर्शिया बोले तो रेस्ट, जनरली इनर्शिया में अपोज कर रहा है। तो अगर जनरली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेफरेंस कैसा बच्चे? इनर्शियल। यानी कि मैं जहां से किसी चीज को देख रहा हूं, मैं कहां से देख रहा हूं? हमेशा रेस्ट पे। मैं हमेशा रेस्ट पे हूं। मैं अपने आप को क्या मान के चल रहा हूं? मैं रेस्ट पे हूं, मैं सामने वाले को देख रहा हूं। तो बच्चे मेरा कौन सा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम। और अगर मैं खुद चल रहा हूं फिर मैं दूसरे को देख रहा हूं तो वो कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस मास को देख रहा हूं। अब मैं इस मास को, मैं चला गया खुद एलिवेटर के अंदर खड़ा होगा, लिफ्ट में खड़ा होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसमें ये मास है, मान लो ये मास है कहीं, मैं खुद चल रहा हूं फिर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। क्या मैं रेस्ट पे हूं क्या? भाई मैं लिफ्ट के अंदर मैं तो चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसी दूसरे को, मैं वहां से किसी दूसरे को देख रहा हूं, इस दूसरे का मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद एलिवेटर में ऊपर चल रहा हूं, लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो मेरा फ्रेम जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है, क्या वो रेस्ट पे है? मोशन में। तो कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दो तरह के फ्रेम होते हैं, या तो मैं रेस्ट पे खुद, जो ऑब्जर्वर हो वो रेस्ट पे हो, या ऑब्जर्वर खुद मोशन में। तो हम कहां से किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो दो अलग अलग नजरिए। मेरे अकॉर्डिंग एक गाड़ी की स्पीड 100 है, आपके अकॉर्डिंग उस गाड़ी की स्पीड 50 हो सकती है। हो सकता है आप उसके साथ रन कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो गाड़ी से, बट दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है? किसकी वजह से? अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, वो अलग अलग है। मैं ग्राउंड पे हूं, आप गाड़ी में हो, आप मोशन में हो, मैं रेस्ट पे हूं। तो दो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, यानी कि हम किस एस्पेक्ट के थ्रू उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज काउंट होगी, भाई मैं किसको कहां से देख रहा हूं। जनरली अगर देखें तो इस अपने पास क्या क्या हुआ? फ्री बॉडी डायग्राम। किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सटर्नल फोर्सेज से रिप्रेजेंट करना हो, उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास, एक सिंगल पॉइंट मास जैसा उसको कंसीडर कर लेने का, और उसके ऊपर सारी फोर्स बना देना। अभी जो हमने पुलिस सिस्टम बनाया, क्या उसका एफबीडी बना सकते हो आप? अभी जो पुलिस सिस्टम हमने बनाया थोड़ी देर पहले, दो मास अलग अलग लगाए, तो क्या उसका पुलिस सिस्टम का अगर मैं एफबीडी पूछूं तो क्या बना पाओगे? चलो मैं आपको डायग्राम देता हूं। क्या देता हूं? डायग्राम। आप उसकी एफबीडी बनाना। और एफबीडी किसका बनाना बच्चे? जिसमें मास है, पॉइंट। अब उसमें देखना कौन कौन होंगे। ये मेरी एक सीलिंग है, छत है, मैंने वहां पे एक पुली को लटका दिया, ये पुली लटका दी, ये घूमने वाली है, दिस इज पुली जो रोटेट कर सकती है। अब मैंने इस पुली के ऊपर दो मास लगा दिए बेटा, एक तरफ मैंने मास लगाया M1, एक तरफ मैंने मास लगाया M2। ये पुली है P। अब आपको एफबीडी बनाना है। एफबीडी में कौन कौन मास है? एक तो ये भी बॉडी है, एक ये बॉडी है, और एक ये बॉडी। यहां पे तीन बॉडी है, पुली है, कुछ तो है ना ये। तो हमें अभी पुली को मैंने कैसा माना? मासलेस। क्या कंसीडर कर रहा हूं? पुली का खुद का कोई मास नहीं, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट, यानी कि मासलेस, बहुत कम मास है। तो पुली को मैंने कंसीडर किया है मासलेस। चलो बच्चे एफबीडी बनाओ, M1 की बनाओ, M2 की एफबीडी बनाओ, और पुली की एफबीडी बनाओ। चलो बच्चे, समझ में आया बेटा एफबीडी क्या होता है? इसी डायग्राम का क्वेश्चन सोल्व करने में काम आया नहीं। पुली का मास नहीं, पुली का मास क्या दिया ना? मासलेस है, इट मीन्स जीरो मास। पुली का कोई मास नहीं है। हाँ, जैसा तेरे को अच्छा लगता। ये एरो इस पे लगा, अरे इस डॉट पे लगाना, पॉइंट पे। पहले जो ये क्या वो, हाँ बच्चे अलग अलग, मैंने अलग अलग लिया है। M1 एंड M2 आर अलग दिख रहा है भाई, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो सोच लो वेट बड़ा कौन सा है, बताने की जरूरत थोड़ी ना। अब
बड़ा वो नीचे निकल जाएगा, हल्का ऊपर चला जाएगा, पुली घुमा देगी ना उसको। तो मैंने दिखा दिया, समझो। अब यहाँ पे आपको कोई लेना देना थोड़ी ना है, कौन बड़ा छोटा हो, मुझे क्या है, अलग अलग है बस। M1 एंड M2 आर डिफरेंट मास बॉडी। कौन देखो ये किसका, अच्छा इसका बनाया, मस्जिद का बना दिया। कहाँ बनाए? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? 90 डिग्री लगता है सरफेस पे। कोई है सरफेस इसके साथ जो 90 डिग्री लगा सकता है? फिर है कोई इसको जो 90 डिग्री लगा सकता है? तो टेंशन नहीं आएगी क्या? या वायर नहीं बन रहा वो इसके साथ, तो वायर इसको ऊपर नहीं खींच रहा है, तो वायर में टेंशन ऊपर की तरफ नहीं है क्या? एन की जगह कौन है? तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जब लगता है जब सरफेस हो ऐसा जो 90 डिग्री। अरे वायर क्या 90 डिग्री बनाएगा? फिर टी टी M1 MG M1G M2G M1G M2G और M नहीं लिखना, एक डॉट बनाना है, पॉइंट मास लिख, उसके साइड में M लिख। पुली दो जगह, पुली पे 2 जगह लगाया है। आगे पुली का कौन बनाएगा? पुली का कौन बनाएगा भाई? देख एक मिनट, क्या ये मास है तो क्या इसका वेट नीचे नहीं लगेगा? हमेशा नीचे लगेगा ना इसका। अरे भाई दूसरा खींच रहा है तो क्या हुआ? क्या ये अपना वेट नीचे की तरफ लगाएगा? M1G ऊपर लग जाती, इसका वेट नीचे लगेगा M2G, जितना इसका मास है। और ऊपर कौन खींच रहा है? तो वायर एक ही है, ऊपर से नीचे घूम के आ रहा है, तो जो उस साइड टेंशन वही साइड पुली का और बना दे। अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं। बच्चे एक काम कर, आगे से पेंसिल मत यूज कर, ब्लैक कलर पेन यूज कर, क्योंकि अगर पेंसिल यूज करेगी तो 2-3 महीने बाद ये पेंसिल वाले उड़ जाएंगे यहाँ से, आपके नोट्स आपको याद नहीं रहेंगे। MG नहीं बाबा रे, M1G लगाएगी ये, इसका वेट उसके मास के अकॉर्डिंग होगा। बस पुली पे, पुली का क्या काम? क्या? हाँ तो पुली पे भी तो टेंशन बनेगा ना भाई, पुली पे भी तो फोर्स लगेगी। M3 कहां से आ गया? अरे इसका मास छोड़ना लगेगा। पुली को नीचे कौन खींच रहा है? रस्सी, थ्रेड। थ्रेड में क्या? तो कहां लिखी? तू बहुत जगह ठीक लिख रहा है, थोड़ा सा और सोच, थोड़ा सा और सोच। पुली का नहीं समझ आया? हाँ भाई, ऑनलाइन पार्टी किस किसने? झील, झील, दक्ष, समझ आया? झील, झील बेटा क्या बना इसका? कृष्णा, कृष्णा। यस सर। हाँ बेटा, FBD क्या बना इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। सर 2 मास पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, आगे। और सर 2 टेंशन लगेंगे सर अपोजिट में, सेम 4 टेंशन है? देखो बेटा, एक टेंशन तो इसने लगाई ऊपर, क्या उतनी टेंशन लगी यहाँ पे क्योंकि एक ही वायर? क्या ये वायर यहाँ पे भी नीचे टेंशन लगाएगा इस पे? क्या इस कोने पे भी टेंशन लगाएगा? 4 तो टेंशन हो गई। बेटा ये नीचे कौन? M1G, इसका नीचे कौन? M2G। ठीक है, बनाऊं ये दोनों के डायग्राम? चलो बनाओ। मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले एक पॉइंट मास M1, इस पे नीचे लगा M1G, ऊपर लगा T। ये पॉइंट मास M2, इस पे नीचे लगा इसका वेट M2G, ऊपर लगी इस पे टेंशन T। यहाँ पे लिखा मैंने पुली P, इसके ऊपर नीचे लगा टेंशन 2T, और यहाँ पे 2 नहीं लिखने का, 2 एरो बना के 2 फोर्स लिख देने का T। क्यों? क्योंकि मुझे तो बताया ना, फोर्स बतानी है विद डायरेक्शन, तो 2 फोर्स लग रही है,
एक टेंशन ब्रेक में खत्म। अरे भाई साहब पुली के ऊपर भी तो कुछ बंधा हुआ है, पुली को भी तो किसी दूसरी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। क्या पुली को ये स्ट्रिंग ऊपर नहीं खींच रही क्या? अगर पुली में सिर्फ यही दो स्ट्रिंग हो तो पुली टूट के नीचे गिर चुकी होती। अरे पुली को रोक के किसी ने रखा हुआ है, इस वायर ने, इस स्ट्रिंग ने, तो क्या इन दोनों की टेंशन को कोई खत्म कर रहा है क्या? कौन? एक नई टेंशन सेम तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग हो गई। ये स्ट्रिंग अलग है और ये अलग है, तो ऊपर वाली में टेंशन आप कुछ भी नाम दे दो, टी के अलावा कुछ भी नाम दे दो, T1, T2, T3। लो T1 ऊपर लग रहा है। अरे ऊपर से नीचे कितना खींच रहा है वो? यहां से नीचे किस टेंशन से खींच रहा है? हाँ, तो अब पुली के ऊपर अकेली T1 TT नहीं है, इस पे एक और है। कौन? जो T1 इन दोनों टी को खत्म कर रही है। ये वही है जो इन दोनों टी को न्यूट्रलाइज कर रही है। पहले तो खाली पुली बताई थी मैंने, ऊपर बंधी हुई थोड़ी ना दी थी। बताओ क्या दिक्कत है इसमें एफबीडी में भाई? ठीक कोई प्रॉब्लम बनाने में? बहुत आसान है, बना सकते हो। बना सकते हैं ना एफबीडी? झील कृष्णा क्लियर हुई? यस सर। तो क्या इस एफबीडी की हेल्प से हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं? टेंशन निकाल सकते हैं किसी में? चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले एक बिल्कुल आसान करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास एक सीलिंग है, उस पे मैंने एक 2 kg का मास लटका दिया। यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बताओ भाई कितनी टेंशन पाल के रखा है स्ट्रिंग ने? भाई ये बांध के रखा, लटक रहा, 2 kg मास से ऐसे ही लगा हुआ है, रुका हुआ वहां पे। कितनी टेंशन? जल्दी करो। जी की वैल्यू आप ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर चाहे तो, अगर आपका दिल करे तो आप ले सकते हैं। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक पंखा लटका दिया, पंखे का वेट है 2 किलोग्राम। पंखा ऊपर से नीचे खींचेगा, तो पूछा कितनी टेंशन से खींचेगा? टेंशन फोर्स है, तो पूछा कितनी फोर्स लगा रहा है? अरे पंखा रुका हुआ नहीं दिया, यानी कि ऊपर नीचे लगने वाली फोर्स बराबर है ना, तो लगा था। फॉर्मूला भी बनाया तूने, एफबीडी बना दो इसका बेटा। एफबीडी बनाओ, आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब। टेंशन फोर्स है, टेंशन इज ए फोर्स। अरे एफबीडी बना दे इसका। एफबीडी बनाऊं मैंने, ये मास रखा 2 किलोग्राम, इस पे नीचे लग रहा है इसका मास mg। mg बोले तो बेटा 2 × 10, और ऊपर लग रही है बच्चे इसमें टेंशन T। अब ये मास यहाँ पे टिका हुआ है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितनी है? कितनी नेट फोर्स है? 0, यानी कि ये दोनों बराबर है। T = किसके करूं? T = mg। mg बोले तो 2 × 10, क्या बन गया? इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव आ रहा है, जो टेंशन आई है इसके अंदर टूटने के लिए, वो 20 न्यूटन की टेंशन आई। क्या था इसमें? समझ नहीं आया? ध्यान नहीं है इसका मतलब। आप लोग ये लेक्चर कंटिन्यू करोगे या लास्ट वाला लेना पड़ेगा? लास्ट वाले में वैसे ही सोना, नींद आने लग जाएगी। अभी लोगे या लास्ट?
लास्ट में तुम वैसे थक जाओ, कहाँ पढ़ोगे, फिर कहो सर फ्रेंड लगातार पढ़ लो, या तो फिर 2 लेक्चर घूमते रहना। चल ठीक है, दूसरे के बाद इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल थोड़े सी तो छोटा सा 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे बढ़िया। फिर इसके बाद आते हैं अपने पास एक्चुअल जो अपनी टेक्स्ट बुक जहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो चलो बच्चे, अपना लास्ट लेक्चर रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर 12 से 1, 12 to 1। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, बाय।